बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं द इनसाइडर्स और मैं हूं आपका मेज़बान फ़हद अली ख़ान। गुज़िश्ता चंद बरसों में सोशल मीडिया का इस्तेमाल हद से ज़्यादा बढ़ गया है। सोशल मीडिया के इस्तेमाल से आम लोगों की ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब हुए हैं? सोशल मीडिया क्रिएटर्स किस तरह का मवाद आवाम तक पहुंचा रहे हैं? हम आज के प्रोग्राम में इस पर तफसीलन बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं आज के प्रोग्राम में ग़ुलाम मुस्तफ़ा, जो कम्युनिकेशन एंड मीडिया रिसर्च फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। अच्छा मुस्तफ़ा, मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फेमस जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं वो कौन सी हैं और वो क्यों फेमस हैं? अच्छा, अगर हम इसके यूसेज की बात करें ऐप्स की, तो वह डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती हैं लोगों पे। तो ज़ाहिर बात है, जो ज़्यादा लोग इस्तेमाल करेंगे वही ज़्यादा जो है एप्लीकेशन वो फेमस होगी। और अगर हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो अकॉर्डिंग टू रिसर्च व्हाट्सएप इज़ हाईली यूजेबल। और इसकी वजह यह है बिकॉज इट इज़ हाईली एक्सेसिबल। और जो बंदा इतना ज़्यादा डिजिटल लिटरेट नहीं है वो भी इसको बहुत ईजीली एक्सेस कर सकता है, बिकॉज विद इन अ क्लिक अवे यू कैन शेयर एनीथिंग, अ पिक्चर, अ टेक्स्ट और इन्फॉर्मेशन, एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सोशल मीडिया टू सोशल मीडिया। तो व्हाट्सएप जो है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इट इज़ हाईली फेमस एंड हाईली इन्फ्लुएंस्ड। व्हाट्सएप पर आपने बात की इंफॉर्मेशन की, तो व्हाट्सएप पर हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। वो हमें एक लिंक नीचे दिया होता है। आपने अभी रिसेंटली देखा होगा कि व्हाट्सएप ने नए फंक्शन को मुतारिफ़ करवाया है, व्हाट्सएप चैनल्स। जी बिल्कुल। तो उस पर अगर कोई ख़बर आती है, उस पर प्रॉपर हमें ख़बर का जो ज़ाविया होता है वो नहीं मिलता। उस पर हम लिंक पे क्लिक करते हैं और वो डायरेक्ट हमें किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर देते हैं, लाइक यूट्यूब, लाइक फेसबुक। तो मेरे ख़्याल में ये व्हाट्सएप नॉट इनफ फॉर गेटिंग और गिविंग इन्फॉर्मेशन। नहीं देखें, एक्चुअली बात ऐसी है कि अब जो दुनिया जा रही है ना आगे, जो पहले 24 आवर साइकिल होता था ना न्यूज़ का, अब वो चेंज हो गया 40 मिनट्स में। ठीक है, आपको एक एक मिनट की खबर चाहिए। और अब हम उस स्टेज पे नहीं है कि हम पूरे पैराग्राफ्स पढ़ें और पूरी एक एक घंटे का प्रोग्राम देखें, फिर कोई न्यूज़ पे उसको एनालाइज करें। अब जैसा जैसा दुनिया ग्लोबल विलेज बनता जा रहा है, बल्कि अब उससे भी हम आगे जा रहे हैं। तो उसमें ईजी वे यही है कि ईजी टू ग्रैब कोई इन्फॉर्मेशन आपको आए और आप उसको जल्दी ग्रैब करके कोई एनालाइज और कंक्लूजन उसको निकाल। अच्छा, आपने ये नतीजा अखज़ किया कि सबसे जो लेटेस्ट और फेमस ऐप है वो व्हाट्सएप है जी, ईज़िली एक्सेसिबल है। एक्सेसिबल है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। मुझे बताएं कि माजी में आज से 5 साल पहले की बात की जाए, सोशल मीडिया जो क्रिएटर्स है वो किस तरह का कंटेंट क्रिएट करते थे? पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात कर जी, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में माजी में क्या थे और अब वो किस तरह का कंटेंट क्रिएट करते सर हैं? देखिए, अगर स्टार्टिंग में बात करें यूट्यूब की, तो इसमें बड़े फेमस पाकिस्तानी क्रिएटर्स आते हैं, जिसमें कराची से कराची वाइन्स या 3 इडियट्स, उसके अलावा जुनैद अकरम। और इन्होंने मतलब बहुत, अब तो खैर ये बहुत फ्लरिस्ट हो चुके हैं। और इन्होंने बड़ा एक अच्छा आगाज़ किया था, बड़ा अच्छा एक फैमिली कंटेंट इन्होंने प्रोड्यूस करना शुरू किया। तो मेरी नज़र में तो ये पायनियर्स हैं पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में सोशल मीडिया के। आपने कॉमेडी की बात की। जी जैसा कि पाकिस्तान की कॉमेडी इंडिया में भी बहुत ज़्यादा फेमस है, लाइक बिल्कुल है। स्टेज ड्रामाज और स्टेज एक्टर्स। क्या इन तमाम जो जिनके आपने नाम लिए, कराची वाइन्स आपने कहा और इस तरह मुख्तलिफ जो कमेडियंस थे, क्या उन्होंने स्टेज ड्रामे को इफ़ेक्ट किया? नहीं सर, स्टेज ड्रामे की डायनेमिक्स ही अलग हैं। ये लोग जो हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, इनकी जो कॉमेडी थी ना, दैट वाज लाइक मोर फैमिली टाइप ऑफ। ठीक है, और अगर हम स्टेज ड्रामा की बात करें, वो स्टार्टिंग में वो भी फैमिली बिल्कुल देते थे। फैमिलीज देखती थी। अब तो खैर वो इतना वल्गर हो गया कि आप फैमिली के साथ बैठ के वो देख ही नहीं सकते। तो जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एक्चुअली यूट्यूब पे पाकिस्तानी, उनका जो कॉमेडी स्टाइल है, इट इज़ मोर काइंड ऑफ फैमिली, जो फैमिली के साथ भी देखा जाए तो वो बहुत अच्छा स्टाइल है उनका कॉमेडी को प्रोवाइड करने के लिए। अच्छा, पाकिस्तानी जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उन्होंने नौजवान नस्ल को किस तरफ लगाया है? सर ये डिपेंड करता है कि वो कंटेंट कैसा प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब यहाँ पे बहुत इंटेलेक्चुअल टाइप ऑफ चैनल्स भी आपके पास हैं, जैसे कि फैसल वडाइज का देखो सुनो जानो, मे बी आप फेमिलियर हो उससे। हम सब मुताला हिस्ट्री के रिलेटेड। हिस्ट्री के रिलेटेड, और आई थिंक मुताला पाकिस्तान हमने उनके चैनल से ज़्यादा सीखा एज़ कम्पेयर टू आर 9th और 10th और मे बी इंटरमीडिएट पाकिस्तान स्टडीज़ बुक।
तो इट ओनली डिपेंड्स ऑन द कंटेंट दैट इज़ प्रोड्यूसिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। तो दोनों तबकात यहाँ पे पाए जाते हैं आई वुड से, जिसमें कुछ इंटेलेक्चुअल्स भी हैं और जिसमें कुछ बिल्कुल मतलब आप ये कहेंगे उनको ना ही देखा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। आजकल क्या चल रहा है मुझे ये बताएं। आजकल तो ज़्यादा वही कंटेंट चल रहा है, मैं उसको कंटेमिनेटेड कंटेंट से कोट एंड कोट उसको मैं डिफ़ाइन करूँगा, बिकॉज उसमें वो कंटेंट दिखाया जा रहा है जिससे जो नौजवान नस्ल है उनकी माइंड शेपिंग की जा रही है किस तरह, अनकॉन्शियसली। एक्चुअली क्या माइंड शेप हो रहा है उनका, पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे? नेगेटिव वे में माइंड शेप हो रहा है। बिकॉज देखें अब मैं ब्लॉगर्स का नाम नहीं लेता बिकॉज ये कोई कंट्रोवर्शियल ना बन जाए जो आपका प्लेटफॉर्म है। अब है ये कि जब आप अपनी लाइफ जो अब रोज़मर्रा आपकी ज़िंदगी है जब आप उसको सोशल मीडिया के थ्रू पोर्ट्रे करोगे, एक्चुअली सोशल मीडिया जो है ना इट्स अ सोशल रियलिटी, ठीक है। इसको क्रिएट किया जाता है, हम मीडिया कम्युनिकेशन स्टडीज़ में पढ़ते हैं कि मीडिया सोशल रियलिटी को क्रिएट करके बताता है। तो जो डेली ब्लॉगर्स की लाइफ है ना, जो वो डेली ब्लॉगिंग के ज़रिए पोर्ट्रे करते हैं, एक्चुअली वो एक क्रिएटेड लाइफ है जो कि रियलिटी नहीं है। तो जब नौजवान नस्ल उसको देखती है, छोटे बच्चे लड़के लड़कियां, तो वो समझते हैं कि दैट इज़ रियलिटी और उसको फिर वो कॉपी करने की कोशिश करते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ पर वो Yes, इन्फोर्स करते हैं और अप्लाई करते हैं। इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है उनका पर्सनल लाइफ के अंदर भी, सोशल लाइफ के अंदर भी, ऑल ओवर। तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं ये है। ठीक नहीं है बिकॉज ठीक कैसे होगा? सर ठीक कंटेंट को ठीक करने से ही होगा। जो सोशल मीडिया क्रिएटर्स हैं, कंटेंट बनाने वाला ही ठीक नहीं होगा तो वो कंटेंट कैसे ठीक? जाहिर बात है ऐसे ही है, लेकिन इसके अंदर एक और असल में चीज़ ये है कि हम देखना क्या चाह रहे हैं। बात अगर आप किसी पॉलिटिकल इशू पर बात करें जी तो वो स्क्रॉल ऐसी है नहीं देखेगा। सर। एक्चुअली इसको हम मीडिया एंड कम्युनिकेशंस में ऐसे समझते हैं, एक थ्योरी है यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन। यूजेस एंड आप जिस कंटेंट से ग्रेटिफाई होंगे आप वही देखेंगे। आई डोंट केयर इफ आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, इफ आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स आई डोंट केयर अबाउट पॉलिटिक्स, एंड इफ आई एम इंटरेस्टेड इन कॉमेडी और एनी टाइप ऑफ शॉर्ट क्लिप। फ़ायदा क्या देता है फायदा क्या देता है? पॉलिटिक्स फ़ायदा देता है या कॉमेडी? सर ये फिर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ से ग्रेटिफाई हो रहे हैं। अब ये तो बहुत ही एक सब्जेक्टिव टाइप ऑफ टॉपिक है कि एक बंदे का कैसा ह्यूमर है, वो चाह क्या रहा है देखना। तो इसको ठीक करने इट कैन बी बेटर। हम ये नहीं कह रहे कि आप बिल्कुल कंटेंट ही बनाना बंद कर दें, बट यू कैन रेगुलेट योर कंटेंट इंस्टेड। ये एक अच्छा एक इसका ऑप्शन है। यानी एक अच्छे सम पर इसको चलाया जा सकता है। नेगेटिव डेली ब्लॉगिंग करते हैं, अब एक चैनल है डेली व्लॉगिंग में आपके नज़र में क्या होना चाहिए? सर। देखिए डेली ब्लॉगिंग ट्रैवल से रिलेटेड हो तो वो ट्रैवलर्स बहुत अच्छे हैं, वाह जी। ज़बरदस्त। अभी हालिया में एक चैनल देख रहा था, एक लड़का है वो जर्मनी बाइक पर जी वही जर्मनी से वो पाकिस्तान आया है और ऑल द वे जितनी भी कंट्रीज थी उसके ट्रैवल में वो सब में वो मतलब उनका ट्रैवलिंग ब्लॉग था। अच्छा वो एक भी daily vlogging पाकिस्तानी व्लॉगर है। अभी रिसेंटली वो अफ़गानिस्तान भी गया था, तो तालिबान के बाद जी जो अफ़गान स्ट्रक्चर था सारा वो उसने दिखाया बड़े अच्छे से। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा भी था, तबाह था या जैसे भी था, लेकिन उसने अफ़गानिस्तान को दिखाया। जी ऐसी है। और ये चीज़ जो है किसी भी कंट्री का जो पॉजिटिव पोर्ट्रियल है ना, वो एक्चुअली इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा मायने रखता है। बिकॉज जो इंटरनेशनल मीडिया है ना आपका और जो इंटरनेशनल पब्लिक है आपकी, अगर तो उसके सामने आपकी कंट्री का फेस पॉजिटिव है तो फिर आपके लिए इकोनॉमिकल डेवलपमेंट्स भी हैं और इसके अलावा आपके लिए जो डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट्स हैं वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती है। बिकॉज एक पॉजिटिव फेस आपका पूरी दुनिया के सामने पोर्ट्रे होता है। जी थ्रो सियाहत, जी सियाहत, टूरिज्म टूरिज्म। मायने रखता है। जी बिल्कुल। अच्छा, क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तानी जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनका मवाद बैरून मुल्क देखा जाता है? जिस तरह इंडिया का जो आपको पता है टेक्नोलॉजी में वो जी बिल्कुल। सानी नहीं है उसका, तो लोग अगर हमने भी कोई वीडियोस देखनी हो तो वो हम टाइप करते हैं, उससे रिलेटेड इंडियन व्लॉगर या इंडियन जो टीचर होता है उसकी वीडियो सामने आ जाती है। तो क्या इस तरह पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा एग्जाम्पल है जो अगर बाहर कोई सर्च करे तो पाकिस्तानी मवाद उनके सामने आ जाए? सर देखें अगर हम बात करें ग्लोबली तो हमें फिर लैंग्वेज बैरियर आता है। अब
ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, अगर हम उर्दू में यहाँ पे जो कंटेंट क्रिएटर उर्दू में कंटेंट बना सब कॉन्टिनेंट जी वो तक चाहते देखा जाएगा। देखो सुनो जानो फैसल वड़ाई जैसे मैंने अभी नाम लिया है, तो ही इज़ हाईली फेमस। उनको ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि जहाँ जहाँ पाकिस्तानी या उर्दू बोलने वाले हजरात रहते हैं लोग उनको देखते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में यस पाकिस्तान डू हैव दैट टाइप ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स जिनको देखा जाए तो पजीरे हासिल है उनको पाकिस्तान के अलावा भी दूसरे ममालिक में। देखो सुनो जानो इसके अलावा कोई एग्जांपल है अगर आपके पास? इसके अलावा टेक के अंदर भी बहुत ऐसे चैनल्स हैं जो कि कुछ इंग्लिश में भी कंटेंट बनाते हैं, और टेक से रिलेटेड तो ग्लोबली हर चीज़ देखी जाती है ना, बिकॉज टेक से रिलेटेड टेक फील्ड ही ऐसी है जिसमें कोई ऐसा समझाने के लिए आपको बैरियर नहीं चाहिए, ठीक है। तो कुछ ऐसे यहाँ पे क्रिएटर्स हैं जो टेक पे वीडियोस बनाते हैं, और मैंने अक्सर कमेंट्स उनके चैनल्स पे पढ़े हैं कि वो लोग भी वो वीडियोस देख रहे होते हैं जो कि उर्दू नहीं बोलते। तो इससे ये कंक्लूड हम कर सकते हैं कि उनका जो टेक कंटेंट है यहाँ पे क्रिएटर्स का, वो जो उर्दू नहीं बोलते लैंग्वेज वो लोग भी कंज्यूम करते हैं। अच्छा आगे बढ़ते हुए सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपको जैसे पता है कि रोज़ बरोज़ नए कंटेंट क्रिएटर्स मैदान में आ रहे हैं, जी डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं। सोशल मीडिया के मंजरनामे को इन क्रिएटर्स ने किस तरह चेंज किया है? सर देखिए, सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है ना सिर्फ उस पर आपकी ऑडियंस बिल्ड होती है, बल्कि वहाँ पे आपका एक पूरा जो है ना एक बिजनेस मॉडल भी खड़ा होता है। अब इसको जो उन्होंने मंजरनामा पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में मैं अगर बात करूँ, जो उन्होंने एक मंजरनामा एक मंजरकशी की है कंटेंट क्रिएटर्स ने, वो ऐसे है कि कंटेंट क्रिएटर्स है ना वो उनकी ऑडियंस उनसे इन्फ्लुएंस है, और जो कंटेंट क्रिएटर्स है ना वो इन्फ्लुएंस है ब्रांड से और स्पॉन्सरशिप से, ठीक है। ये एक ट्रायडिक मॉडल है जो कि ये मेरी थॉट है कि इस ना ये बल्कि मे बी उस वर्ल्ड वाइड भी मैं कह सकता हूँ हाँ, बिकॉज जब से ये कंज्यूमरिज्म की एक आइडियोलॉजी जो है यहाँ पे, कंज्यूमरिज्म ये है कि हमने चीज़ें ख़रीदनी है, ठीक है, और यहाँ पे बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं जिन्होंने चीज़ें बेचनी है, ठीक है। हम अनकॉन्शियसली इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करके स्कैम का कितना रेट है इन तमाम तर सोशल मीडिया जैसे आपने बात की? सर स्कैम का ये है कि मैंने जैसे भी आपके सामने एक नज़रकशी की ट्रायडिक मॉडल की, तो कुछ इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जो कि एक मैं ऐप का नाम नहीं लेता, वो जिसमें ट्रेडिंग होती है उसकी स्पॉन्सरशिप भी वो कर रहे हो, तो लोग फिर उनसे इन्फ्लुएंस होके वो ऐप डाउनलोड भी करते हैं, उस पर ट्रेडिंग भी करते हैं, हालांकि वो इलीगल है कुछ कंट्रीज़ के अंदर। तो स्कैम का भी जो है रेगुलेट होना चाहिए, ये भी जो एडवर्टाइजिंग मैकेनिज़्म है पाकिस्तान के अंदर ये भी रेगुलेट होना चाहिए, ताकि कोई ऐसी आप प्रोडक्ट को मत स्पॉन्सर करें जिसके कोई इलीगल इफेक्ट्स हों और जो है जो ऑडियंस है उसको कोई नुकसान हो। अच्छा सोशल मीडिया ने सोशल लाइफ और कल्चरल लाइफ को किस तरह इफ़ेक्ट किया है? सर बहुत पॉजिटिव नेगेटिव बताइए। सर दोबारा ये मैं कहूँ, अच्छा मैं एक अपनी बात को सम अप करूँगा, जैसा एक इंग्लिश का सेंटेंस है, अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, तो मैं इसको थोड़ा सा रीडिफाइन करूँगा मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में। अ मैन इज़ नोन बाय द कंटेंट ही कंज्यूम्स, जो आप कंज्यूम करते हैं वो वैसा ही सोचेगा और वो वैसा ही देखेगा। तो इट्स ऑल अबाउट द कंटेंट दैट यू आर कंज्यूमिंग, तो वहीं पर आपको आपके दिमाग की सोच जो है वो उसको चेंज करता है। अब वो चेंज कैसे करता है, इट इज़ डिपेंड, कल्टीवेशन थ्योरी हम कम्युनिकेशन एंड रिसर्च में पढ़ते हैं कि जितना ज़्यादा आप कंटेंट को या टीवी को, उस वक्त तो टीवी था बट अब हम उसको उसकी जगह कंटेंट या सोशल मीडिया रख के देखते हैं, जितना भी आप कंटेंट को कंज्यूम करेंगे उतनी ही जो है आपकी जो मेंटेलिटी है, जो आपका माइंडसेट है वो ज़्यादा शेप होगा। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि आप कोई ऐसा कंटेंट देखते हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़े हैं, सिर्फ और सिर्फ एब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल हो, तो कहीं ना कहीं, और अगर आप उसको ज़्यादा फॉलो करें, ज़्यादा देख लें, तो कहीं ना कहीं वो इंस्टिंक्ट जो है वो आपके अंदर भी आना शुरू हो जाएंगी। तो इट्स ऑल अबाउट। अच्छा इस क्वेश्चन को अगर आप पाकिस्तानी कल्चर से सम अप करना चाहें जी, तो क्या आप कहेंगे? देखिए पाकिस्तानी कल्चर से मैं ऐसे सम अप करूँगा कि अभी मैंने बात की कुछ ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनका कंटेंट ना ही देखा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अब उससे लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, अब इन्फ्लुएंस ऐसे हो रहे हैं कि अब
एक वो है कपल है, ठीक है, ब्लॉगर्स, कहीं जाता है बाहर, जो भी उनकी पर्सनल लाइफ है। अब एक जो औरत है अपने घर में बैठ के वो वीडियो देख रही है, वो कैथारसिस निकालती है कि मतलब आई वांट टू, काश मैं भी ऐसे होती। जी मेरी भी ऐसी लाइफ होती, या मैं भी अपने पार्टनर के साथ मैं बाहर जाती। तो एक ये नेगेटिव एस्पेक्ट भी यहाँ पे लाजमी आता है, बिकॉज एक रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की जो लाइफ होती है, जो दूसरी ख़वातीन या मर्द हजरात होते हैं वो ख़ुद को उससे कंपेयर कर रहे होते हैं, और वो रिपोर्ट के मुताबिक डाइवोर्स की सबसे बड़ी वजह, जो सबसे बड़ी रेशो है, वो इस वजह से है जी कि वो क्यों ऐसे हैं और हम क्यों ऐसे नहीं। अच्छा, कुछ जो रिसर्च होती है ना कम्युनिकेशन के अंदर, मीडियम कम्युनिकेशन के अंदर, उसमें हम एक थ्योरी एम्प्लॉय करते हैं, सोशल कंपैरिजन थ्योरी। उसमें ये है कि ऑडियंस जो है, जो लोग हैं, इंडिविजुअल्स जो हैं सोशल प्लेटफॉर्म से, वो अपने आप को ना सोशली कंपेयर करते हैं कि कौन ज़्यादा जो है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में ऊपर है, कौन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में लो है। तो ये तो बहुत ज़्यादा जो सोशल कंपैरिजन है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर, ये बहुत ज़्यादा जो है वो इंडल्ज है। तो ये इसी की सारी कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और सब क्रिएटर्स को देख के बिल्कुल, जैसे अब किसी सोशल मीडिया, आपने कपल्स की बात की, बड़े वेल नाउन एंड फेमस नाम है, नाम हम नहीं लेते, उन्होंने जिस तरह की ड्रेसिंग की होती है और उसी तरह मतलब ख़वातीन भी उसी चक्कर में होती हैं, मर्द हजरात भी उन्हीं को फॉलो करते हैं। क्या फॉलो करना चाहिए? सर एक हद होनी चाहिए। देखिए, आपको कोई कंटेंट देखने से तो नहीं रोक सकता ना, आपका अपना मोबाइल है, आपका अपना अकाउंट, आप जो भी देखें। इंस्पायर क्यों होते हैं लोग दूसरे से? इसकी वजह क्या है? क्या अनकॉन्शियसली होते हैं ना, मैंने आपको वही तो बताया कि अनकॉन्शियसली होते हैं, आपको पता भी नहीं होता कि मैं इंस्पायर हो गया हूँ, ठीक है। अगर मैं आपको कोई ऐसा कंटेंट, या अगर आपका कोई ऐसा, यानी हम खुद में अजीम तर नहीं बनना चाहते। जी सर देखें, इसमें ये होता है कि एक फिल्टर बबल, अब सोशल मीडिया भी जो है ना, ठीक है, इनका भी जो सारा रेवेन्यू है एडवर्टाइजमेंट से जुड़ा है, बिल्कुल। ठीक है। तो होता ही है कि एल्गोरिदम्स, शायद आप फेमिलियर हो इस चीज़ से, यूट्यूब के एल्गोरिदम्स हैं और इसके अलावा बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स के एल्गोरिदम्स हैं। तो एल्गोरिदम्स वर्क कैसे करते हैं, वो आपको पहले चेक करते हैं कि आप कौन सा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो। वी आर वॉचिंग इंडियन मूवीज़, आपने 1 से 2 3 4 मूवीज़ देखी, तो नेक्स्ट टाइम जब भी व्हेन एवर यू ओपन योर यूट्यूब, यू विल गेट बंच ऑफ इंडियन मूवीज़ इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। वो फिर आपका एल्गोरिदम सेट हो जाएगा अनकॉन्शियसली, एंड यू डोंट नो कि ये मैं मतलब कि मुझे नहीं पता ये कहाँ से आ रहा है, बट आप अनकॉन्शियसली उसको फिर आप उसमें इंडल्ज होते जाएंगे। बिकॉज आप जितना इंडल्ज होंगे, वो आपका एक फ़िल्टर बबल बनेगा, वो फ़िल्टर बबल बनेगा, आप उसमें बिल्कुल मगन हो जाएंगे। और फिर जितना उनका कंटेंट कंज्यूम करेंगे, आप फिर उनके लिए जो है वो प्लस पॉइंट है कि वो उनकी एड्स रन होती हैं, फिर वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो फिर ये पूरा जो है एक सर्कल चल रहा है, ऐसे रेवेन्यू है उसमें, ऑडियंस है उसमें, क्रिएटर सेम है जी, फेम भी है उसमें। सोशल मीडिया के इस्तेमाल से हम अपने कल्चर को कैसे प्रमोट कर सकते सर हैं? कल्चर को तो ऐसे प्रमोट करते हैं ना कि आप, टूरिज़्म है जैसे, इट्स अ पार्ट ऑफ अ पहले भी बात हो चुकी जी। तो टूरिज़्म को प्रमोट कर रहे हैं यहाँ पे कुछ लोग, बहुत से ऐसे पाकिस्तानी ब्लॉगर्स हैं जो कि नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं, केपी या ऊपर गिलगित बल्तिस्तान वाले एरियाज़ में, तो वो वाकई जो है वो उसको प्रमोट कर रहे हैं। और इसकी कॉन्सिक्वेंसेस ये है कि बहुत से ऐसे फॉरेनर्स यहाँ पे आते हैं उस कंटेंट को कंज्यूम करके कि हम भी जाके ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करें। तो अभी पिछले कुछ ईयर्स में बहुत से ऐसे फॉरेनर्स हैं जो कि आए इन एरियाज़ के अंदर, उन्होंने एक्सप्लोर किया। वाकई ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है अगर आप मीडिया को अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल करो तो। सोशल मीडिया ने पर्सनल लाइफ, पर्सनल प्राइवेसी, फैमिली गैदरिंग और इन तमाम तर इवेंट्स को किस तरह मुतासिर किया है? सर देखिए, मैं उस थ्योरी को दोहराऊंगा जो मैंने पहले दोहराई, जो हम रिसर्च में इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन की, स्पेसिफिकली सोशल कंपैरिजन। ये सिर्फ कंपैरिजन है सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, जिसके पीछे लोग इतनी चीज़ें करते हैं बिकॉज उन्होंने अपने आप को कंपेयर करना सोशल प्लेटफॉर्म से, दैट वी आर सुपीरियर देन यू। और या कुछ लोग जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं या इनसिक्योर जो होते हैं, जो अपनी पर एक रियलिटी, सोशल रियलिटी को क्रिएट करके मीडिया पे दिखाते हैं, ये वो लोग ऐसी जो है वो फिर ऐसी हरकतें करते हैं। करते क्यों हैं? वजह क्या बनती है? सर कंपेयर करना, मैंने आपको बताया, तो कंपेयर करने के लिए बस
कि एक मेरा जो पर्सोना है सो कॉल्ड कोट अनकोट लोग देखें। लोग देखें वो मेरा मीडिया पे जो वो रन होता रहे और मतलब यार ऑफ ऐसे कैमरा बेशक वो लाइफ ना हो आप ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो मतलब अपनी बेड्स और जो पर्सनल लाइफ होती है उनकी अपने शौहर के साथ या अपनी बेगम के साथ, तो वो मोमेंट्स भी शेयर करते हैं और फिर जब वायरल होते हैं तो फिर ये कहते हैं किसी ने हमारी वीडियो वायरल की। जी वो तो एक बिल्कुल एक अब्सर्ड किस्म का ये एक बिल्कुल बेढंगा किस्म का तरीका है, इसका तो नहीं करना चाहिए और इसके भी जो है यानी एस्पेक्ट्स हैं बहुत। यानी ये इसीलिए है, सिर्फ व्यूज़ के लिए, जी बिल्कुल रेवेन्यू इट्स रेवेन्यू के लिए, जी बिल्कुल फेम के लिए, जी ताकि लोगों में हम फेमिलियर रह सकें। ऐसे ही तो फिर जब इनकी वीडियोस वायरल होती हैं और फिर ये खुद आके वीडियोस बना रहे होते हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हो गई है, हमारी वीडियो पर्सनल वीडियो वायरल हो गई है, ये खुद लोग करते हैं कि वो वाकई लीक होती है। नहीं सर कुछ तो इंसिडेंट्स हैं वो तो रियल भी होते हैं बिकॉज ये जो आपका डाटा है ये कहीं भी कहाँ भी कहीं भी शेयर हो सकता है और जो लोग ज़्यादा डिजिटल लिटरेट नहीं है तो उनको नहीं पता लगता वाकई में कुछ इंसिडेंट्स तो रियल भी हैं और बाकियों का मैं कुछ नहीं कह सकता, नो कमेंट्स। सोशल मीडिया ने पाकिस्तानियों की जो मेंटल हेल्थ है उस पर क्या इफ़ेक्ट किया है? सर बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया है। क्या? जो आप कंटेंट देखते हो और जो आप कंटेंट कंज्यूम करते हो मैंने पहले भी आपको बताया तो वो आपके फिर मेंटल हेल्थ पे भी अफेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल अब लिंक्डइन है, ठीक है, इट्स अ सोशल प्लेटफॉर्म और इस पर ज़्यादा प्रोफेशनल लोग जो हैं वो इसको यूटिलाइज़ करते हैं। तो जब आप वहाँ पे जाते हैं ना तो वहाँ पे जब आप लोगों का एक्सपीरियंस देखते हैं, लोगों की एजुकेशन देखते हैं और इस टाइम लोग क्या कर रहे हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, तो फिर आप एक ना एंग्जाइटी का शिकार होना शुरू होता है कि यार देखो मेरी एज इतनी है और इसने इतना कुछ कर लिया है और मैंने कुछ नहीं किया। और मैंने कुछ नहीं किया। तो ये तो उसके लिए लम्हा फिक्रिया है ना कि वो कुछ करे। वो अगर इन खराफात से, इन गलत किस्म के कंटेंट क्रिएशन से बाहर निकले। नहीं सर वो गलत किस्म का कंटेंट नहीं है, एक्चुअली वो एक प्रोफेशनल नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कि अगर उसने कहा कि मेरी एज में उसने इतना कुछ कर लिया और मैंने कुछ नहीं किया, अगर वो अपना फजूल टाइम सोशल मीडिया पर स्पेंड करने के अलावा कोई पॉजिटिव सरगर्मियों में दे तो वो एंजाइटी का तो शिकार ही ना हो। जी सर वो नहीं हो सकता, बट ये है कि वहाँ लेकिन उसने अपना सारा टाइम दिया ही उधर है। वो ठीक है आपकी बात, बट ये है मैं मेरा वो point किस बात का गिला? सर पॉइंट मेरा यहाँ पे ये है कि वो प्लेटफॉर्म ही ऐसा है, वहाँ पे आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ ही शेयर करनी है। अगर आई नो लिंक्डइन वहाँ पे अगर कोई जाके वहाँ पे अगर कोई जाके वो चीज़ें सारी देख रहा है किसी जो लोग वहाँ पे शेयर कर रहे हैं तो वो फिर एंग्जाइटी का शिकार इसलिए हो रहा है कि उसको लगता है कि यार मैंने भी तो कुछ नहीं किया अपनी लाइफ में, ठीक है। लेकिन बात यह है कि वो जो लोग वहाँ पे अपने प्रोफेशनल करियर को और एजुकेशनल करियर को शेयर कर रहे हैं, आइदर वो वाकई आर दे द पार्ट ऑफ दैट एजुकेशनल और प्रोफेशनल करियर और नॉट, इट्स अ क्वेश्चन। तो मुझे लगता है कि आपको इतनी डिजिटल सेंस लाजमी होनी चाहिए कि जब आप इन चीज़ों को कंज्यूम करो आपको ये लाजमी पता हो कि यार इट कुड बी फेक। मैं ये नहीं कह रहा कि यार कोई वहाँ पे फेक है, वहाँ पे बहुत जो है हाईली स्किल्ड लोग भी हैं लिंक्डइन पे, नो डाउट, जिनकी हाई प्रोफाइल एजुकेशन है, प्रोफेशनल कैरियर है, बट फिर भी आपको जो है थोड़ी सी डिजिटल सेंस लाजमी होनी चाहिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा टॉपिक चेंज करते हैं, सोशल मीडिया और पॉलिटिक्स पर आते हैं। जी बिल्कुल, बड़ा अहम टॉपिक है और इस पर बात मैं चाहता भी हूँ कि हो। आप क्या, आपकी नज़र में क्या है कि जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो सोशल मीडिया का किस तरह इस्तेमाल करते हैं? वो अपने लीडर का जो इमेज होता है वो व्यूअर्स को किस तरह दिखाते सर हैं? पॉजिटिव इमेज बिल्डिंग, ठीक है। कम्युनिकेशन एंड मीडिया के अंदर एक पूरा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, जिसमें स्टूडेंट्स यही स्टडी करते हैं कि जो कम्युनिकेशन है बिटवीन पॉलिटिक्स, यानी जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट के स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिशियंस, मीडिया एंड ऑडियंस, इन तीनों के दरमियान जो कम्युनिकेशन है वो कैसी होगी। तो उसके अंदर जो आपके पॉलिटिकल लीडर्स हैं गवर्नमेंट सेक्टर्स के या किसी पॉलिटिकल पार्टी के, तो उनकी इमेज बिल्डिंग की जाती है बाकायदा पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर्स के ज़रिए, ठीक है। और उनको इमेज गुरूज भी कहा जाता है। जितनी अच्छी पॉजिटिव इमेज पोर्ट्री होगी उतना अच्छा जो है ऑडियंस पे इफेक्ट पड़ेगा और उतना ही ऑडियंस उनको जो है वो
फॉलो करेंगे। अब इसके बहुत सी एग्जांपल है, पाकिस्तानी डायनामिक्स और पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट से तो आप ऑलरेडी फेमिलियर होंगे। तो यहाँ पे भी ऐसी बहुत सी एडवर्टाइजमेंट एक्चुअली जो वोटिंग से पहले की जाती है, या जब आप यहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट में होती है तो वो एडवर्टाइजमेंट ही ऐसी करती है जिससे ऑडियंस को ग्रैब किया जाए। बट नेवरदलेस यहाँ पे सोशल मीडिया ही की वजह से जो रियलिटीज़ लोगों के सामने ओपन हुई हैं, जो कि लेगेसी मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो नहीं दिखाता था, अब उन एडवर्टाइजमेंट्स का भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ऑडियंस ईजीली ग्रैब नहीं होती ना, आप उनको ईजिली कोई भी जो नया नैरेटिव है उनमें कोई एंडोर्स कर सकते हैं, वो भी सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से। अच्छा, आपने बताया कि सोशल मीडिया का यूज़ पॉलिटिक्स में किस तरह होता है, उसके क्या असरात हैं, लोग किस तरह इंफॉर्मेशन को ग्रैब करते हैं। अब आते हैं हम सोशल मीडिया जर्नलिस्ट की तरफ से। आजकल हर बंदा सहाफ़ी बना हुआ है सोशल मीडिया का यूज़ करते हुए। क्या ये सहाफ़ी हैं या नहीं? सबसे पहले तो मुझे ये बताइए सर, एक पूरा सहाफ़ी कब बनता है और कैसे बनता है? सर देखिए, मैं वन लाइन स्टेटमेंट दूंगा सहाफ़ी के लिए, अ न्यूज़ शुड बी ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जब तक आपकी न्यूज़ और आपकी जो इन्फॉर्मेशन आप आगे डिसमिनेट करें वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, उसमें कोई बायसनेस है या वो सब्जेक्टिव है, देन यू आर नॉट अ जर्नलिस्ट, देन यू आर नॉट एडहेरिंग द जर्नलिस्टिक वैल्यूज़ एंड एथिक्स। आम अल्फाज में सहाफ़ी सिर्फ खबर देता है और ऑब्जेक्टिव खबर देता है। खैर, तज्जिया नहीं होता उसमें। तज्जिया भी उसमें होता है शामिल, लेकिन तज्जिया भी जो है वो फैक्ट्स पे बेस करता है। ऑब्जेक्टिव होती है न्यूज़ और फैक्टफुल न्यूज़ होती है, वो किसी एक जानिब की तरफ या कोई स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी या कोई स्पेसिफिक नैरेटिव को फॉलो नहीं करता, जो एक सहाफ़ी असल सहाफ़ी होता है। तो आप आजकल के माशरे में ये सब देख रहे नहीं हैं? सर, ये इसका बिल्कुल ऑपोजिट है, स्पेशली यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे या इसके अलावा जितने भी दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। अब ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो है आपके पास, बट व्हेन यू आर अ जर्नलिस्ट तो फिर आपको, मुझे लगता है कि जर्नलिस्टिक वैल्यूज़ एंड एथिक्स जो है वो सही तरीके से फॉलो करने चाहिए, ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए, जो कि मैं आज देखता हूँ सोशल मीडिया पे, जो यूट्यूब या बाकी चैनल्स पे जो सो कॉल्ड जर्नलिस्ट हैं वो इस चीज़ को नहीं अडेयर कर रहे। सेकेंडली, एक तो येलो जर्नलिज्म कर रहे हैं, अनबाइज्ड है, ठीक है, सेंसेशनलिज्म है बहुत ज़्यादा, इसके अलावा डिसइंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा है, और इतनी ज़्यादा डिस एंड मिस इन्फॉर्मेशन है जो कि फिर पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर पोलराइजेशन का जो है एक एस्पेक्ट लेके आती है। अब इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दूंगा, एक मखसूस पार्टी पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है, और मतलब एक स्टेक होल्डर ही है वो तो पाकिस्तान के अंदर, और उसके सपोर्टर्स बैरून मुल्क बैठे हैं, बहुत सपोर्टर्स हैं उसके बैरून मुल्क। पेड है ना, वो सिर्फ पैसे की खातिर कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इसमें रेवेन्यू तो जुड़ा है। मैंने आपको एक मॉडल बताया ना, रेवेन्यू का मॉडल तो एक पैरामाउंट एस्पेक्ट है सोशल मीडिया के ऊपर। तो होता ये कि वो वहाँ पे बैठ के कोई भी ऐसी बात या कोई भी ऐसा नैरेटिव बिल्ड करते हैं वहाँ पे बैठ के, और फिर यहाँ पे लोगों को इंस्टिगेट करते हैं, इंतशार। खुद उनके पास कनेडियन और अमेरिकन नेशनलिटीज़ हैं, उनके बच्चे वहाँ पे हैं, एम्स्टरडैम में हैं, नेदरलैंड्स में पढ़ रहे हैं, सब बाहर हैं, और वो यहाँ पे लोगों को इंस्टिगेट करते हैं स्टेट के ख़िलाफ़। इट्स फाइन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज़ नेसेसरी, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की भी एक एक्सटेंट है, ठीक है। आप स्टेट के ख़िलाफ़ आप अपनी आवाज़ लाजमी उठाओ, बट स्टेट के ख़िलाफ़ आप कैसे रेवोल्यूशनरी या बोनापार्टिस्ट टेंडेंसीज जो हैं वो नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इससे नुकसान स्टेट का तो है, गवर्नमेंट का तो नुकसान है, लेकिन साथ ही साथ आप अपने मुल्क का भी नुकसान कर रहे हो। वो कैसे? अब वो ऐसे कि जब आप कोई एगिटेशन करते हो, कोई तोड़ फोड़ करते हो, किसी गवर्नमेंट सेक्टर पे जाके चीज़ों को तोड़ दिया आपने, या आपने किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा दिया, सरकारी या नॉन गवर्नमेंट हो, तो जब वो चीज़ मीडिया पे कवर होती है ना, वो फिर इंटरनेशनल मीडिया पे जाती है, ठीक है। जब वो इंटरनेशनल मीडिया पे जाती है तो जो ग्लोबल मार्केट्स हैं, जो ग्लोबलिस्ट हैं एक्चुअली, कॉरपोरेट्स, बड़े बड़े मल्टी नेशनल कंपनीज, तो वो हर चीज़ को एनालाइज करती हैं वहाँ पे, ठीक है। और जो इन्वेस्टमेंट होती है, जिन्होंने की होती है, वो भी बेचारे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जिस कंट्री में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है कंट्रीज़ नहीं करती। तो एक ये एस्पेक्ट ये है कि जो इंस्टिगेशन बाहर से हो रही है, जो जर्नलिस्ट सो कॉल्ड एडेयर नहीं कर रहे जर्नलिस्टिक एथिक्स को और वैल्यूज़ को,
फिर उसकी कॉन्सिक्वेंसेस ये आनी है यहाँ पे। कॉन्सिक्वेंसेस आपने कहा कि ये आनी है, लेकिन इनको लगाम कैसे डाला जा सकता है? अगर एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है जिसने अपनी तालीम BS, मैं कम से कम तालीम की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर तो PhDs में जो जर्नलिस्ट बैठे हैं वो भी हैं, वो एक पूरे प्रोसेस से होकर एक सहाफ़ी बनता है, ख़बर को जानता है, ख़बर को बनाता है, उसको असल शेप में लाता है, फिर वो जाके अवाम को दिखाता है, लेकिन तहकीक के साथ वो तहकीक करता है, रिसर्च करता है, प्रोसेस है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, आप यूट्यूबर्स को उठा के देख लें यार, वो खबर नहीं बना सकता, वो उर्दू टाइप नहीं कर सकता जी, लेकिन वो खबर दे रहा होता है जी, और लोग उसको देखते हैं। इसकी क्या वजह है सर? लोग एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट को नहीं देखते जिसके पास सबूत होते हैं। सबूत के बगैर अगर वो खबर लगा दे तो वो तो फिर फारिग है ना, उस पर केस होता है पैमरा की तरफ से कि गलत खबर आपने दिखाई। इसलिए वो इससे बचने के लिए प्रॉपर वे में जाता है। तो जो यूट्यूबर्स हैं जो आजकल जर्नलिस्ट बने फिरते हैं, उन्होंने प्रोफेशनल जर्नलिस्ट के जो क्रेडिबिलिटी है जी बिल्कुल, उसको भी उन्होंने जी, बड़ा बहुत ज्यादा उनकी नुकसान साख को पहुंचाया। बहुत नुकसान हम अब पहुंचाया। फील्ड में जाते हैं, लोग मतलब गलत निगाह से हमें देखते हैं। अच्छा, एक सर आपने बड़ा एक अच्छा पॉइंट रेज किया कि लोग देखते क्यों हैं, उन्हें क्यों देखते हैं? पसंद क्यों कर रहे हैं? क्यों अब करते हैं? इसकी एक रीज़न है विच इज़ कन्फर्मेशन बायसनेस। ठीक है, यानी अगर एक जर्नलिस्ट, यूट्यूब जर्नलिस्ट एक किसी पार्टी की साइड लेता है, उसके हक में बोलता है, तो उसके जो फॉलोअर्स होते हैं वो उसी को फॉलो करते हैं, वो फरिश्ता है उसके लिए। कन्फर्मेशन बायसनेस, इसको हम उर्दू में कहेंगे तस्दीकी तासुब। वो ऐसे है कि आपकी प्री डिस्पोजिशंस, आपकी जो मेमोरी है, इन्फॉर्मेशन जो उसके अंदर स्टोर्ड है, ऑलरेडी स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन जो आपने एक दफ़ा कहीं से सुन ली, पढ़ ली या देख ली, जो आपने स्टोर कर ली अपनी मेमोरी पे, अब उसकी बेस पे जो इन्फॉर्मेशन आपको आती जाएगी ना, जो उसके साथ अलाइन करेगी पुरानी प्रीवियस इन्फॉर्मेशन के साथ नई इन्फॉर्मेशन, आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। दिस इज़ कॉल्ड कन्फर्मेशन बायसनेस। और इसमें एल्गोरिथम्स का काम ऐसी है कि जब वो एक फ़िल्टर बबल बनाती है, एक सेट वैल्यूज़ और जो सेट एक इन्फॉर्मेशन आपको बार बार रिडंडेंट किस्म का सेंड करती है ना, तो वो आपके माइंड के अंदर वो एक स्टोर हो जाती है मेमोरी। और फिर जब वो आपकी प्रीडिस्पोजिशन के साथ अलाइन होती है दोबारा, तो फिर जब उसके अगेंस्ट कोई भी चीज़ आ जाए, फिर आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए वजह जो आप ये कह रहे हैं ना कि इनको क्यों सुनते हैं लोग, वो लोग इसलिए सुनते हैं क्योंकि उन्होंने एक चीज़ अपने दिमाग में सोच के रख ली है कि यार इसने जो कहा है वो सही तो मैंने है, सुना वो सही है। अगर उनके खिलाफ कोई बात चली जाए, वो कोई एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो कहते हैं जी इन्हें पता ही नहीं है। और आपको पता है फेक न्यूज़ के एक्सेप्ट होने की भी वजह सबसे ज़्यादा ये कन्फर्मेशन बायसनेस कि लोग जो उनकी पुराने ख्यालात और जो उनकी इन्फॉर्मेशन है उस बेस पे लोग उस बेस पे नई इन्फॉर्मेशन मेरे अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट में ऐसे नंबर्स हैं, मेरे जो दोस्त हैं, वो ऐसा ऐसा स्टेटस लगा देते हैं जिसका ना सर होता है ना पाँव होता है। वो ये काम करते हैं, सिर्फ एक, आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, वो सिर्फ एक पार्टी के हक में, यानी जाती तस्कीन के लिए वो ऐसे ऐसे स्टेटस लगा देते हैं जिसका ना सर होता है ना पाँव होता है। और हमें पता होता है कि ये खबर गलत है जी वो फलानी जेल के दरवाजे खुल गए ने, फलाना जज आ गया है, सर ये प्रिजन वैन आ गई है। थंबनेल्स लगते हैं क्लिक्स के लिए, जितने क्लिक्स होता है रेवेन्यू उतनी एडवर्टाइजमेंट। वो फिर मैं दोबारा रिपीट करूंगा उस बात को, रेवेन्यू, ऑडियंस, इन्फ्लुएंसर्स, ये एक ट्रेडिक मॉडल है जो कि अगर आपने सोशल मीडिया के वर्ड को समझना है देन यू हैव टू वॉच दैट मॉडल कि किस तरह वर्क करता है। सोशल मीडिया पर तो हमने काफ़ी बात कर ली। मेन स्ट्रीम मीडिया के बारे में क्या ख्यालात है? जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, जाहिर है मेन स्ट्रीम मीडिया प्रोफेशनल जर्नलिस्ट को ही लेता है। जी बिल्कुल, प्रोफेशनल और एक एजुकेटेड। क्या मुस्तकबिल है मेन स्ट्रीम मीडिया का? सर मेन स्ट्रीम मीडिया का मुस्तकबिल तो मैं ये देखता हूँ कि वो खुद जो उनके चैनल्स हैं, सैटेलाइट चैनल्स, वो अब यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, वो डिजिटल मीडिया। बट ये है कि दे आर सम काइंड ऑफ फॉलोइंग द एथिक्स एंड द वैल्यूज ऑफ। लेकिन वो मीडिया आउटलेट्स जो हैं, वो जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, उनको बहुत कम डिजिटल मीडिया पर शिफ्ट कर रही है। वही जो जर्नलिस्ट हैं, जो सो कॉल्ड जर्नलिस्ट, उन्हीं को हायर कर रहे हैं वो अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि उनके व्यूअर्स होते हैं। सर ऑडियंस की वजह से, ऑडियंस की वजह से। जी, तो देखिए येलो जर्नलिज्म खाली सोशल मीडिया पे, मैं अपनी बात को करेक्ट करूंगा, सोशल मीडिया पे नहीं है, कहीं ना कहीं वहाँ पे मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी है। अगर आप प्रेस हिस्ट्री उठा के देखें
तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि आवाम से छुपाई नहीं गई, इंफॉर्मेशन की एक्सेस नहीं दी गई ज़िया के टाइम में या उससे पहले अयूब खान के टाइम में? ऐसी पूरी जो है ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई जिसमें प्रेस को कंट्रोल किया गया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कंट्रोल किया गया। तो ये चीज़ तो स्टार्टिंग से चलती है। अगर ग्लोबली बात करें तो बहुत सी ऐसी जो है इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं जो कि मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस पे दबाव डालती हैं इंफॉर्मेशन एक्सेस का। पाकिस्तानी जो यूट्यूब जर्नलिस्ट हैं, और ज़ाहिर है इस तरह फॉरेनर्स भी होंगे, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट भी होंगे जो यूट्यूब पर काम कर रहे होंगे, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम? अच्छा सर, इनमें डिफरेंस मैंने ये देखा है कि जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं ना, कुछ तो हैं, दे आर एडहेरिंग द ऑब्जेक्टिविटी। आप नाम ले सकते हैं? नहीं सर, मैं नाम नहीं लूँगा बिकॉज इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर अस। तो वो हैं ऑब्जेक्टिविटी को फॉलो कर रहे हैं, सही जर्नलिस्टिक वैल्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर कॉन्टेक्स्ट में। और इसी तरह यूएस के अंदर भी कुछ ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो कि स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी को एंडोर्स करते हैं, फॉलो करते हैं उसे, और उसी की नैरेटिव आगे जो है वो जस्ट फॉर व्यूज़, जस्ट फॉर सर डॉलर्स, कह सकते हैं, जस्ट फॉर द व्यूज़, बिकॉज टुकर कार्लसन ही इज़ अ फेमस जर्नलिस्ट ऑफ यूएसए एंड ही सपोर्टिंग डोनाल्ड ट्रंप। अब वो पब्लिकली सपोर्ट करता है उससे। नाउ उस फॉक्स चैनल में ही वाज वर्किंग इन फॉक्स चैनल, और अब उसे किक आउट कर दिया उसके बाद फॉक्स चैनल से, इन्हीं चीज़ों की वजह, क्योंकि उसने बाइडेन पे काफ़ी जो है क्रिटिसाइज़ किया। अब वो अपना यूट्यूब चैनल रन कर रहा है। फाइनल कमेंट्स, सोशल मीडिया का क्या मुस्तकबिल है? जैसा हमने देखा कि प्रिंट मीडिया मेन स्ट्रीम पे शिफ्ट हुआ, मेन स्ट्रीम डिजिटल पे शिफ्ट हुआ, सोशल मीडिया को फ्यूचर में कहाँ देखते हैं आप? सर ऑलरेडी फ्यूचर आ चुका है, मीडिया इज़ द सोशल मीडिया। इससे आगे कुछ नहीं आएगा सर, इससे आगे रेगुलेशन होगी और चेंजेस आते रहेंगे, नए सोशल प्लेटफॉर्म आ जाएंगे, नई ऑडियंस, और इसके अलावा नए जो हैं आपके पास मुख्तलिफ किस्म के एस्पेक्ट्स आ जाएंगे। यानी वो ज़्यादा ऑडियंस के लिए ज़्यादा ख़तरनाक साबित होंगे। ज़्यादा मिस और डिस इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने आपको बताया। इसके अलावा अब तो नई न्यू इमर्जिंग फिनोमेना है, चैट बॉट्स, या इसके अलावा जो कमेंट्स में बॉट्स हैं, जिस तरह भी इसराइल और फ़लस्तीन की जो वॉर चल रही है, इसमें इसराइल ने बॉट्स के ज़रिए नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की है पैलेस्टीनियंस के ख़िलाफ़, या जो पूरी वॉर चल रही है मिडल ईस्ट में उसके ख़िलाफ़। तो ये तो न्यू इमर्जिंग फिनोमेनाज हैं और ये तो आते जाएंगे, चलते जाएंगे, एवोल्यूशनरी फिनोमेनाज हैं ये सारे। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा, आपने कीमती टाइम हमें दिया और अपने कीमती आरा से हमें आगाह किया। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ अपने मेज़बान फ़हद अली ख़ान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।